हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्यता गोल। आज हम लोग मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर को समझेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम अलग से पढ़ चुके हैं। आज हम इनके बीच के अंतर को समझेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखे, पहले समझ लीजिए ये दोनों क्या हैं, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अंतर देखते हैं। पहला अंतर है कि मूल अधिकार आपके नकारात्मक हैं, जबकि आपके निर्देशक तत्व कैसे हैं, सकारात्मक हैं। कैसे? नकारात्मक मतलब प्रतिबंधित यानी मना करते हैं राज्य को कुछ मसलों पर, जैसे कि कोई भी आपकी समानता नहीं छीन सकता। ठीक, कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकता। राज्य कोई भी ऐसी नीति नहीं बना सकती है जिससे आपकी समानता और स्वतंत्रता या अन्य जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, नकारात्मक यानी मना करते हैं। ठीक, और निर्देशक तत्व तो आपके कैसे हैं, सकारात्मक हैं। कैसे कि ये जो राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। जब राज्य या सरकार जो है जब कोई नीति बनाती है तो नीति निर्देशक तत्वों से क्या उसको मिलती है, उसको निर्देशन मिलता है कि हमें किस टॉपिक पे नीति बनानी चाहिए। जैसे कि आपके निर्देशक तत्वों में है कि सबको काम पाने का अधिकार है, तो सरकार ने नीति बनाई मनरेगा। जब बनाई तो उन्होंने देखा निर्देशक तत्वों में ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि सरकार को क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक, तो ये कैसे हैं, सकारात्मक हैं। ठीक, तो पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं। ठीक, न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि इन्हें लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। जबकि निर्देशक तत्व कैसे हैं, गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का मतलब इन्हें लागू कराने के लिए आप कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि हमें ये निर्देशक तत्व फॉलो नहीं करिए, सरकार जो है निर्देशक तत्व लागू नहीं कर रही है तो आप इस पर एक्शन लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप तुरंत कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, और न्यायालय उन्हें लागू कराएगा। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है किसी निर्देशक तत्वों के। ठीक, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आपका क्या है, मूल अधिकार का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। देखिए, इस चीज़ को समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मूल अधिकार आपके कैसे लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। ठीक, जबकि आपके निर्देशक तत्व कैसे हैं, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निर्देशक तत्व में आपका कैसा लोकतंत्र दिए गए हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। यहाँ ये ऑप्शन में दे देगा कि राजनीतिक लोकतंत्र, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात इसमें निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ठीक, किसकी स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब सीधी वही हुआ कि कानूनी रूप से मान्य है, मतलब अगर इनका हनन होता तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उन्हें लागू करवा सकते हैं। ठीक, बल्कि निर्देशक तत्वों का अगर हनन हो रहा है, मतलब नहीं अगर लागू कर रही सरकार, तो आप क्या कहते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। जैसे उसमें अच्छी चीज़ें हैं कि हाँ क्या कहते हैं, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को सबके भले के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, तो ये एक नैतिकता है। ठीक है, तो ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है कि मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये क्या है, व्यक्तिक हैं, जबकि निर्देशक तत्व जो हैं वो समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये क्या है, समाजवादी हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को, जैसे कि आपकी स्वतंत्रता, ठीक है, आप मतलब वो एक तरह से पर्टिकुलर व्यक्ति को डिफाइन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, और उनके हनन होने पर आप क्या कोर्ट जाते हैं, तो ये कैसे व्यक्तिगत हैं, यानी व्यक्तिक हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं। और जो निर्देशक तत्व हैं ये समुदाय के कल्याण को है। उसमें आप पढ़ते होंगे जैसे सभी को काम पाने का अधिकार है, सबको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, सबको समान वेतन मिलना चाहिए। ये सब क्या है, सबके लिए, समुदाय के लिए। जब सरकार कोई योजना बनाती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए तो बनाती नहीं है, वो किसके लिए बनाती है, पूरे एक सभी के लिए बनाती है।
कि या तो आप देखते हैं महिलाओं के लिए कुछ योजना हो गई, या जो अल्पसंख्यक है उनके लिए हो गई, या तो सभी व्यक्ति के लिए योजना है। तो एक समुदाय की बात करती है जब सरकार योजना बनाती है, ठीक, वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करती है। तो ये इसलिए इनको कहा गया है कि जो आपके निर्देशक तत्व हैं वो कैसे हैं, समाजवादी हैं, और जो मूल अधिकार हैं वो कैसे हैं, व्यक्तिक, यानी कि एक व्यक्ति के भी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो अकेले कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो मूल अधिकार व्यक्तिक हो गए और निर्देशक तत्व आपके समाजवादी हो गए। अगला अंतर देख लेते हैं। मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू हैं, ठीक, जबकि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है या स्वतः लागू नहीं होते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ, मूल अधिकार के लिए कोई एक्ट वैक्ट नहीं बनाना पड़ता है सरकार को, वो तो आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट जाते हैं, वो कोई ये कानून है कि नहीं है, वो संवैधानिक आपको अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो निर्देशक तत्व हैं इनको जब तक सरकार कानून नहीं बना देती है, कोई एक्ट नहीं लागू कर देती है, तब तक आप उनके क्या कहते हैं लागू नहीं होते। मतलब कोर्ट जाकर आप नहीं कह सकते कि इस निर्देशक तत्व का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त प्रदान करनी चाहिए, तो ये पहले आपका निर्देशक तत्व था, ठीक, तब तक आप ये लागू नहीं था स्वतः ही। लेकिन जब सरकार ने एक्ट बना दिया, उसको मौलिक अधिकार बना दिया, तो तब क्या हो गया, वो लागू हो गया, ठीक। तो निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार को पहले कानून एक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू हैं, उनके लिए अलग से कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला अंतर देख लेते हैं। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे, जबकि निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आपके वही बात जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि आपके जो अगर मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं उसको न्यायालय, आप न्यायालय जाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर देगा जो विधि या कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसी कानून या विधि है जो निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रही है, तो न्यायालय उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता, सिर्फ इस बेस पर कि वो निर्देशक तत्वों को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है या हनन कर रहा है। जबकि उसी विधि को अगर वही विधि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उसको कोर्ट क्या कर देगी, रद्द कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, ठीक। तो यही मुख्य अंतर है। देखिए ये तो मुख्य अंतर हमने कुछ समझ लिए। अब हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कौन उच्च या श्रेष्ठ है, दोनों में कौन बड़ा है। देखिए इसके लिए कई केस हुए हैं, तो किसी में कहा गया कि मौलिक अधिकार उच्च है, किसी में कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत उच्च हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस में क्या बात कही गई है, ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि पहला केस है आपका केशवानंद भारतीवाद 1973, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है, मैंने इसमें बताया था आपको, याद रखिएगा। इसी में आपके मूलभूत सिद्धांत, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया केशवानंद भारती केस में कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, ठीक है। दोनों पर विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांत। तो किसको श्रेष्ठ बताया गया, मौलिक अधिकार को, याद रखिएगा। किस केस में, केशवानंद भारती केस में, ठीक। दूसरा आपका है एक संविधान संशोधन, उसमें क्या कहा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं मौलिक अधिकारों से। यानी कि अगर ऐसी कोई विधि कुछ आपस में क्रैश करते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में एक दूसरे के अगर आमने सामने आ जाते हैं, तो हम किसको श्रेष्ठ मानेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस संशोधन में कहा गया कि अगर ऐसा होता है कभी, तो नीति निर्देशक तत्वों को हम श्रेष्ठ मानेंगे, ठीक। अगला आपका केस है मिनर्वा मिल्सवाद। इसमें क्या कहा गया, इसमें दोनों में संतुलन स्थापित करने को कहा गया है। यानी कि इसमें बोला गया ना मौलिक अधिकार आपके श्रेष्ठ हैं और ना ही नीति निर्देशक सिद्धांत, दोनों में एक संतुलन होना चाहिए जहाँ पर जो आवश्यकता हो, ठीक है, दोनों में संतुलन होना चाहिए। और यही आपके आधारभूत ढांचे का भी सिद्धांत है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है या कौन छोटा है, कौन बड़ा है,
बस ये है कि आपका जो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, ठीक है, बस उसको हानि नहीं होनी चाहिए। बाकी दोनों में संतुलन होना चाहिए, कोई भी श्रेष्ठ एक दूसरे से नहीं है। जो अवैध होगा, जो गलत होगा, उसको हटाया जाएगा। जो मान लीजिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इन दोनों के बारे में कोई विधि, कोई कानून बनाया गया और अगर वो विधि आपके आधारभूत ढांचे को डिस्टर्ब कर रही है तो वो हट जाएगी, चाहे वो मौलिक अधिकार की इससे रिलेटेड हो, चाहे नीति निर्देशक तत्वों से, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन श्रेष्ठ है, दोनों में एक संतुलन होना चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।